करें भाई, शुरुआत करें। चलो टाइम डालो। म्यूचुअल इंडक्शन, ये ज्यादा आसान है क्योंकि हमने सेल्फ में मेहनत कर ली। सेल्फ में बच्चों क्या होता था, नाम से ही पता चल रहा है, सेल्फ खुद का खुद में ही चेंज आपका अपोज करना। म्यूचुअल में क्या है, करंट फ्लो करा रहे हैं किसमें, प्राइमरी में, पर इसका इफेक्ट किसमें देखेंगे, सेकेंडरी। तो बड़ा ध्यान से देखिए, शांत हो जाएं। करंट के फ्लो कराने से ये मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा। तो बताइए इससे फ्लक्स जुड़ेगा। ये जो फ्लक्स है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, करंट इन द प्राइमरी। सोचिए कैसे, एक बार डिस्क्राइब करिए। अगर मैं प्राइमरी की करंट बढ़ाऊंगा, सोचो प्राइमरी की मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी। यही तो मैग्नेटिक फील्ड किससे जुड़ रही है, सेकेंडरी से। अगर करंट बढ़ेगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, I1 बढ़ेगा, B1 बढ़ेगा, B1 बढ़ेगा तो इसका फ्लक्स भी बढ़ेगा। लिख लीजिए। बिल्कुल सेम है, वहां था फाई प्रोपोर्शनल टू आई, खुद की करंट खुद का ही फ्लक्स था, वो सेल्फ था। ये करंट किसकी है, प्राइमरी की, और फ्लक्स किसका है, सेकेंडरी का। लीड दूसरी मंगवाओ और माइक वाले भैया को बुलाओ। हाँ, प्रपोर्शनल हटेगा, प्रपोर्शनल हटेगा तो क्या आएगा, कांस्टेंट। वहां कांस्टेंट आता था एल, यहाँ आएगा एम, यहाँ आएगा एम। प्रपोर्शनल हटा दीजिए, कांस्टेंट आएगा एम। यहाँ से चाहे तो एम का फॉर्मूला निकाल लें, बिल्कुल वैसा ही वहां आता था, याद करो, 5/I, यहाँ भी 5/I है, 5/2/I1। 5/2 का नाम लिख लो एक बार, बढ़िया, फ्लक्स लिंक्ड विथ सेकेंडरी। I1 का नाम लिख लो, करंट इन प्राइमरी। ठीक है, तो I1 करंट इन द प्राइमरी। पहला फॉर्मूला दिखने में लग रहा है कि फ्लक्स और आई पे डिपेंड करेगा, एल पे भी बताया था, यहाँ भी बताऊंगा आधे घंटे बाद। ये फ्लक्स और आई पे डिपेंड ही नहीं करता, ये डिपेंड करता है डायमेंशनल पैरामीटर, लंबाई, एरिया, नंबर ऑफ टर्न्स, मीडियम, इन पे करेगा, ओरिएंटेशन। एम का नाम बोलिए, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, यूनिट वही हेनरी। आसान है टॉपिक, इंडक्शन सेल्फ समझ लिया तो बहुत जल्दी हो जाएगा। और यूनिट वेबर पर एम्पियर, हेनरी स्केलर क्वांटिटी है। अच्छा, उल्टा भी कर सकते हैं, वो भी सुन लीजिए, लिखा रहता है एनसीईआरटी में, लिखा हुआ है। ये तो आपने करंट फ्लो कराई प्राइमरी में, उसका प्रभाव देखा सेकेंडरी में। उल्टा, अगर मैं सेकेंडरी में करंट फ्लो कर रहा हूं तो उसका प्रभाव किस में देखूंगा, प्राइमरी में, मुझे वही एम मिलेगा। इसलिए देखिए मैंने डायग्राम में ऐसा तीर का निशान बनाया है, एम ये दोनों कॉइल के पेयर का डिफाइंड है।
किसी एक कॉइल का एम नहीं होता, पेयर ऑफ कॉइल्स, पेयर ऑफ कॉइल्स, एम इस पूरे पेयर का है। मैं अपनी बात फिर से रिपीट कर रहा हूं, उस बात को गौर करिएगा। हमने करंट फ्लो कराई प्राइमरी में, उसका प्रभाव किसमें देखा, सेकेंडरी में। उल्टा, अगर आप सेकेंडरी में करंट फ्लो कराओ, उसका प्रभाव प्राइमरी में देखो, और रेशियो लेके वापस निकाल लो, एम की वैल्यू वही आएगी। इसलिए एम हमेशा पेयर ऑफ कॉइल पर निर्भर करता है। देख लीजिए, ये स्लाइड ठीक है क्या? आज सेल्फ और म्यूचुअल पूरा हो जाएगा, तो आज क्या थोड़ा एनसीईआरटी पे समय देंगे अपन, 30 से 45 मिनट घर जाकर। आपको बताऊंगा कौन से पन्ने पलटने हैं, कौन से क्वेश्चन करने हैं, किसकी रीडिंग लगानी है, थोड़ा समय दीजिएगा। तो क्या थोड़ा सा एनसीईआरटी से अपन करीब आएंगे। अभी पन्ने पलट लेंगे, अभी कर लेंगे तो बहुत रिलैक्स रहेगा। तो सिर्फ 30 मिनट कि हाँ भाई एक बार एनसीईआरटी से गो थ्रू होना है, ये पढ़ा दिया, ये बात बता दी, ये बात बता दी, ये हो गया, एक बार उसकी रीडिंग लगा ली, थोड़ी बहुत सॉल्व एग्जाम्पल कर लिए, तो क्या कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है कि हाँ अपन सारा जो टेक्स्ट है वो पढ़ रहे हैं। टेक्स्ट पढ़ना बहुत जरूरी है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। नोट से नंबर नहीं आएंगे, टेक्स्ट पढ़ने से, किताब पढ़ने से, थ्योरी पढ़ने से, सॉल्व एग्जाम्पल करने से, रीडिंग लगाने से तब नंबर बढ़ते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, 160, 170, 180। किताब सॉल्यूशन सिर्फ नोट्स पढ़ने से एक लिमिट तक ये ला पाते हैं। टेक्स्ट पढ़िए, जितना टेक्स्ट पढ़ोगे ना उतना मजा आए। इसलिए सिर्फ नोट्स के भरोसे मत रहिए कि नोट्स नोट्स ही पढ़ रहे हैं, नोट्स में सारी बातें हैं, हमें भी पता है, पर क्या जब हम किताब पढ़ते हैं, रीडिंग लगाते हैं, तब हमारा दिमाग और डेवलप होता है, लैंग्वेज समझता है। क्योंकि हम जो यहाँ बोल रहे हैं ना, तो बहुत सरल लैंग्वेज है, जो इतने साल पढ़ा पढ़ा के जो सबसे सरल शब्द हैं वो हम बोल रहे हैं, जो आपको एक बार में समझ में आ जाते हैं। परीक्षा में तो सवाल की लैंग्वेज लिखी हुई आती है भाई, वहां उसको इंटरप्रिटेशन करना बहुत जरूरी है। इसलिए थोड़ा समझिए बात को। तो फ्लक्स का फॉर्मूला, एम का फॉर्मूला क्लियर है क्या? फाइव टू बाय आई वन। यूनिट बताइए, वेबर पर हेम्पियर, बोले तो हेनरी। चलिए नीचे लिखिए, इफ इफ करंट इन द प्राइमरी कॉइल चेंजेस, मजा तो चेंज में ही आएगा। चैप्टर का नाम ही फैराडे लॉ है भाई। फैराडे लॉ प्रकट कब होंगे? जब जब चेंज होगा। पूरे चैप्टर की आत्मा यही है। अब मैं क्या कर रहा हूं, करंट को चेंज कर रहा हूं। अब खुद देखना मैं क्या बोलना चाहता हूं। मैंने I1 को चेंज किया, खुद सोचिए क्या B1 चेंज होगा क्या? हाँ, सोलेनोइड की मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन बटा एल इंटू आई बदलेगा तो बी बदलेगा। ये बी किससे जाके जुड़ रहा है? सेकेंडरी से, मतलब फ्लक्स लिंक विद द सेकेंडरी चेंजेस। और जैसे ही फ्लक्स चेंज होगा, चेहरे पे हल्की सी मुस्कान, कौन आ जाएगा भाई? फैराडे, लेंज, सब आ जाएंगे एक साथ। इंड्यूस ईएमएफ, चैप्टर है ही यही भाई, चैप्टर की बेसिक आत्मा यही है। तो सीक्वेंस से समझे तब मजा है। करंट बदली किसमें? प्राइमरी में। प्राइमरी की करंट बदली, प्राइमरी से जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पैदा हो रही थी वो बदली। फ्लक्स बदला, फ्लक्स बदला, कौन आ गए? फैराडे लॉ। याद करिए, E बराबर माइनस डी फाइव बाय डी टी। फ्लक्स चेंज हो रहा है सेकेंडरी में, ईएमएफ भी सेकेंडरी में। फाइव की वैल्यू रख दीजिए, फाइव टू। स्लाइड चेंज करिए, फाइव टू, फाइव टू एम आई वन, फाइव टू एम आई वन। बिल्कुल वैसे ही फॉर्मूले हैं, इसलिए परेशान नहीं होना है। माइनस एम डी आई बाय, बिल्कुल वैसा ही, चाहे तो कोने में लिख सकते हैं। सेल्फ में भी ऐसा ही था, अपने तो नोट्स हैं, दिक्कत क्या है? सेल्फ इंडक्शन में भी ऐसा ही था, E बराबर माइनस एल डी आई बाय डी। टर्म को समझें, समझेंगे तो क्या सवाल करने में, समझने में मजा आता है। केवल रट्टाबाजी करेंगे तो क्या क्वेश्चन में आपको एंजॉय नहीं कर पाओगे। हाँ ठीक है, वैल्यू मिल गई तो अच्छी बात है, नहीं मिली बैठे रहे। ई टू, ई टू क्या है? ई टू
इंड्यूस ईएमएफ किस में, सेकेंड में। 2 का मतलब है सेकेंड। इस पे क्वेश्चन मिलेंगे अभी 2 इस फॉर्मूले पर। E2 बराबर माइनस एम डी आई बाई डी टी। कोने में सेल्फ का पटक दिया ताकि याद करने में, कंपेयर करने में दिमाग खुश रहेगा। बढ़ू। अब अलग अलग सिस्टम के हमें एम निकालने हैं। 2 सोलेनोइड का, 2 सर्कुलर कॉइल का, एक रेक्टेंगुलर कॉइल, एक सर्कुलर कॉइल, इस तरह से हमें एम निकालने। वो हमारे सिलेबस में है और वो पेपर में पूछे भी जाते हैं। एक बार कहानी सुन लीजिए क्योंकि अगला आधा घंटा यही कहानी चलेगी। सब लोग बोल लें, करंट किस में फ्लो कराएंगे, प्राइमरी में। कहानी में ही दम है, अगले 40 मिनट इसी से चलेगा। करंट फ्लो कराएंगे प्राइमरी में, मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगी प्राइमरी, यही मैग्नेटिक फील्ड जोड़ेगी किससे, सेकेंडरी से। फ्लक्स किसका आएगा, सेकेंडरी का। यहाँ अगर फाई 2 लिखूं तो एक बार मजा आएगा, देखना। फाई बराबर होता है NBA, देखना, फ्लक्स सेकेंडरी का, नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी के, एरिया सेकेंडरी का, पर फील्ड यहीं कोने में लिख के पटक दो, काम आ जाएगा। ध्यान से देखो, नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी के, एरिया सेकेंडरी का, पर फील्ड किसका, प्राइमरी। जबकि सेल्फ इंडक्शन में सब कुछ खुद का होता है, तभी तो उसका नाम सेल्फ है। ये क्या है, म्यूचुअल। चेंज किस में कर रहे हैं, प्राइमरी में। प्रभाव किस में देख रहे हैं, सेकेंडरी में। दैट्स व्हाई द टर्म म्यूचुअल। इसमें भाई बिल्कुल, इसमें भी सेल्फ होगा, बाद में रिलेट भी करेंगे। इसमें भी सेल्फ होगा, इसमें भी सेल्फ होगा, और इस पेयर को क्या बोलेंगे, सेल्फ इसमें होगा बिल्कुल, इसमें भी सेल्फ होगा। इसमें सेल्फ क्यों होगा, वो कहेगा भैया पहले तो मेरा फ्लक्स 0 था, अब अचानक से फ्लक्स आ गया, तो इसके अंदर भी क्या पैदा होगा, सेल्फ इंडक्शन, बिल्कुल होगा। ये लिख लेना, टर्न सेकेंडरी के, एरिया सेकेंडरी का, फील्ड किसका, प्राइमरी। 1 मिनट रुक रहा हूं, देख लीजिए तसल्ली से, कहानी एक बार दिमाग में सेट कर लीजिए, और फिर मैं आगे बढ़ाता हूं टॉपिक को। फॉर्मूला देख लें, E2 बराबर माइनस एम डी आई वन बाई डी टी। एक बार बोल लें, बोलेंगे तो जुड़ पाएंगे। E2 EMF इन सेकेंडरी, DI1 रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी। बढ़े, चलो हैंग डालो। कैलकुलेशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, of different system, calculation of mutual inductance of different system। चलो एक मैं करके दिखाता हूं और धीरे धीरे आपको एक आइडिया लग जाएगा, फिर आप कर लोगे। ये है साहब एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जाम्पल है, और अभी रिसेंटली 2021 में आया है। 2 कॉइल हैं, इसकी रेडियस है R1, इसकी रेडियस है R2। उल्टा भी कर सकते हैं। इसमें करंट फ्लो कर रही हूँ, आपको इसका M पूछा है।
अब पूरा प्रोसेस समझ लेना, ताकि अगले आधा घंटा यही चलेगा। ये दो कॉइल आ गई, अभी दो सोलेनॉइड आ जाएंगे, फिर दो रेक्टेंगुलर स्क्वायर कॉइल आ जाएंगी, अलग अलग चलता रहेगा सिस्टम, पर सबके पीछे का तरीका एक जैसा है। वो तरीका पकड़ोगे तो मजा है। चलो सभी लोग बोर्ड पे देखो, एक बार मैं फ्लो बता देता हूं, फिर आप करना। मुझे चाहिए एम। मुझे कैसे याद है, मैं आपको अपनी बात बता सकता हूं। मुझे कैसे सारे डेरिवेशन याद है। मुझे चाहिए एम। मैंने क्या सोच रखा है कि भाई एम चाहिए, तो एम का फॉर्मूला होता है फाई टू बटे आई वन। आई वन तो दे ही रखा है, तो अब मैंने अपना सारा फोकस किस पे कर दिया, फाई टू पर। फाई टू क्या है, एन बी ए कॉस थीटा। फाई टू एन टू ए टू पर बी बी वन। अब मैंने फोकस किस पे कर दिया, बी वन पे। बी वन कौन है, आउटर कॉइल, जो कि कौन है, सर्कुलर कॉइल। सर्कुलर कॉइल, बायो सावर्ट लॉ, एप्लीकेशन नंबर वन, एन म्यू नॉट आई बाय टू आर। मेरे मन में ये फ्लो याद है। अब मैं आपको उल्टा कराऊंगा, किताब में उल्टे लिखा है। किताब पहले क्या करेगी, बी वन, बी वन को यहां रखेगी, क्या निकालेगी, फ्लक्स। फ्लक्स को आई वन से डिफाइन करेंगे तो क्या आएगा, एम। बाकी अप्रोच ये है, अपना दिमाग ऐसे सोचता है कि यार मुझे एम चाहिए। एम बराबर क्या आशीष सर, फाइव टू बाय, सर आई वन तो दे रखा है, कहाँ अट के, फाइव टू पर। फाइव टू में सर एन टू ए टू तो दे ही रखा होगा, कहाँ अट के, बी वन। बी वन कौन है, सर्कुलर कॉइल। अगली बार आ जाएगा सोलेनॉइड, सोलेनॉइड का भी। अगली बार आ जाएगा स्क्वायर कॉइल, उसका भी। बस ये बदलते रहेंगे। तो ये अप्रोच पकड़ने की जरूरत होती है। अप्रोच पकड़ते हैं, सब्जेक्ट बढ़िया लगता है। अपन देखते ना अपने दोस्तों में या क्लास में या अपने साथ जो पढ़ रहे हैं, कईयों की फिजिक्स फटाफट फटाफट सॉल्व करते हैं। अप्रोच पकड़ी हुई है। आप अप्रोच आप पकड़ोगे, अपन भी एक्सलेट कर पाएंगे। अप्रोच पकड़नी पड़ेगी। अब बताइए, मैं पूरा करके दिखा रहा हूं, आप बाद में नोट करना। पहले देखो, अब मैं उल्टा चल रहा हूं। स्टेप वन, जल्दी से बताओ, मैग्नेटिक फील्ड की, आउटर की, बोलो कितना, एन म्यू नॉट आई बाय टू आर। आर नहीं, आर वन। एन नहीं, एन वन। आई नहीं, आई वन। बोलो स्टेप वन ओके। बायो सवर्ट लॉ, मैग्नेटिक इफेक्ट के बिना काम नहीं चलेगा, इसलिए वो चैप्टर पहले पढ़ा है, बायो सवर्ट लॉ। स्टेप नंबर टू, बताइए ये मैग्नेटिक फील्ड किससे जोड़ेगी, सेकेंडरी से, फ्लक्स एन बी ए कॉस थीटा। ध्यान से देखिए, क्लॉकवाइज, क्रॉस, एरिया भी अंदर, फील्ड भी अंदर, थीटा जीरो, एन किसका, टू का, बी वन, एरिया टू। चलिए बोलिएगा, एन टू, बी वन बोलिए, एन वन म्यू नॉट आई वन बटे, एरिया बोलिए, पाई आर टू का स्क्वायर, कॉस जीरो वन। ये कौन आ गया, फाइव टू, एन वन एन टू म्यू नॉट आई वन बटे टू आर वन पाई आर टू स्क्वायर। इस आई को बटे में भेज दो, सोचो आई को बटे में भेज दोगे तो एम आ जाएगा, फाइव टू बटे आई वन उड़ा दो, बोलो क्या आंसर, एन वन एन टू म्यू नॉट पाई आर टू स्क्वायर बटे टू आर। करिए सॉल्व, घर पर खुद डिराइव करिए। आंसर की डिपेंडेंसी याद होना अच्छी बात है, कई बच्चों को याद भी है, छोटे का स्क्वायर बटे बड़ा, वही ट्रिक आएगी अभी। पर एक बार करके देखोगे ना रफ कॉपी में, तो और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि अरे हाँ यार, एक मिनट के अंदर पेपर में किया जा सकता है। फिर इसका सिग्निफिकेंस बताऊंगा, लिखते लिखते सोचो ये क्यों है, इसके पीछे भी एक जबरदस्त फिजिक्स है, भले ही वो आपने यूज नहीं करी है, पर है इसके पीछे कॉन्सेप्ट, वो भी बताऊंगा कि ऐसा क्यों दिया गया है। आपने उपयोग नहीं लिया, आंसर आ गया, 4 नंबर आ गए, पर इसके पीछे की भी एक लॉजिक है।
आसान है, चैप्टर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पूरी बढ़िया है, रिवाइज अच्छे से कर लोगे 20 सवाल काबू में आ जाएंगे। 20 सवाल आते हैं, 40% इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है, इसके साथ ऑप्टिक्स मॉडर्न सेमीकंडक्टर जोड़ दोगे तो भाई ये 12th का पोर्शन होते ही 60% पे जाता है। पिछले 5 साल से 50 में से 30 प्रश्न 12th के आ रहे हैं। 50 में से 30 प्रश्न, 30 प्रश्न का मतलब होता है 60%। 12वीं आ रही है 2020 से, इसलिए 12वीं का वेटेज अभी ज्यादा आ रहा है। इसकी एनसीईआरटी अच्छे से करिए, अभी तो हो जाएगी, अभी रिलैक्स हो। जनवरी फरवरी में कोई कहेगा उठाओगे, उस समय एनसीईआरटी तो दिक्कत है। अभी टूटी फूटी भी पढ़ लोगे तो जनवरी फरवरी में रिवीजन हो जाएगा उसका। बढ़ो आगे। अब डिपेंडेंसी पूछी गई थी, डिपेंडेंसी बताओ। R2² बटे R1, ये पूछा गया था ऑप्शन में। R2² बटे R, ये आंसर है। कई बच्चे याद भी कर लेते हैं, छोटे का स्क्वायर बटा बड़ा। छोटा देखो, छोटा R2 था, तो छोटे का स्क्वायर बटा बड़ा, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, कोई इसमें एक्सेप्शन नहीं है। छोटे का स्क्वायर, छोटे का स्क्वायर क्यों आ रहा है आप खुद सोचिए, क्योंकि फ्लक्स आप उससे जोड़ रहे हो, तो पाई R स्क्वायर। डायरेक्ट पूछा गया था नीट में डिपेंडेंसी, एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल है। क्यों एनसीईआरटी कह रहे हैं, जब आप करोगे तो आपको पता चलेगा क्वेश्चंस ऐसे के ऐसे सीधे पूछे जाते हैं नीट में, इसलिए सॉल्व एग्जांपल पीछे के एक्सरसाइज करनी बहुत जरूरी है। नेक्स्ट कर रहा हूँ भाई स्लाइड। हाँ जी, कारण कोई बताएगा कि R1 क्यों बढ़ा है? हाँ जी, पीछे वाले भैया। बहुत बढ़िया। ये बाहर वाली कॉइल बहुत बड़ी है और अंदर वाली बहुत छोटी है। इसका कारण क्या है? ये देखिए, ये I1 था, ये R1 था, ये R2 था। याद करिए, ये जो आपने फील्ड लिखी μ0I/2R बायो सवर्ट लॉ से, इसका पूरा नाम बताओ। मैग्नेटिक फील्ड एट द, तो अगर ये कॉइल बहुत छोटी होगी तभी ये फील्ड पूरी से यूनिफॉर्म लिंक होगी। अगर ये बड़ी हो गई तो फील्ड यूनिफॉर्म लिंक नहीं होगी। इसलिए ये कॉइल बहुत बड़ी है और ये बहुत छोटी है। क्या फायदा? दूसरी बार सुनो, जो आपने मैग्नेटिक फील्ड लिखी, बिल्कुल लिखी, उसका नाम पूरा क्या है? मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। इसके कारण सेंटर पे जो फील्ड, और ये सेंटर वाली कॉइल बहुत छोटी होगी तो इसके द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रही है वो इस पूरी कॉइल के लिए क्या रहेगी? यूनिफॉर्म रहेगी। क्या रहेगी? यूनिफॉर्म। इसलिए लिखा जाता है R1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन R2। कोई सवाल नहीं बनता, कोई सॉल्यूशन में यूज नहीं आ रहा, और फिजिक्स का दृष्टिकोण हमें पता होना चाहिए कि R1 बहुत बड़ा है R2 से। इसके पीछे लॉजिक ये है कि अंदर वाली कॉइल बहुत छोटी होनी चाहिए, तभी बाहर का चुंबकीय क्षेत्र उस कॉइल के लिए क्या बना रहेगा? यूनिफॉर्म और कांस्टेंट। क्लियर? चलो बढ़ू आगे। अगला क्वेश्चन लिखिए, अगली हेडिंग डालिए, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू सोलेनॉइड सिस्टम। बिल्कुल वही तरीका, कितने भी पेयर के आप निकाल सकते हैं, किसी भी अरेंजमेंट का तरीका वही रहेगा। मजे की बात ये है, ये I1 मान लीजिए, इसमें नंबर ऑफ टर्न N1, इसमें N2, इसकी लंबाई L, इसकी लंबाई L, इसका एरिया A, इसका एरिया भी A। ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी। टारगेट क्या निकालना है? M।
अब परेशान मत होइए, ये रहे स्टेप, ये रहे स्टेप। कोई भी प्रश्न लगा सकते हैं, हिम्मत रखनी पड़ेगी, आगे बढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले फील्ड, फील्ड किसकी आएगी? सोलेनोइड की। ये फील्ड किससे जोड़ेगी? सेकेंडरी सोलेनोइड से। वहां से आएगा फ्लक्स, फ्लक्स को I1 से डिवाइड करोगे क्या आ जाएगा? एम। हिम्मत करनी पड़ेगी, हो जाएगा, करो। काटा कुटा होगा, होने दो, खुद सोचो। स्टेप 1 स्टेप वाइज लिख के करो। पहला स्टेप, प्राइमरी सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा, एम्पियर्स लॉ, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड। लिख के करो। स्टेप 1 मैग्नेटिक फील्ड सोलेनोइड की याद करो, म्यू नॉट एन बटे एल इंटू आई। अब इसको अच्छे से कर दो, आई आई नहीं I1, एन नहीं N1, लंबाई एल ही है। ये पहला स्टेप आ गया। एम्पियर्स लॉ जिंदाबाद। सोलेनोइड की मैग्नेटिक फील्ड याद भी होनी चाहिए, सीधा नीट में सवाल आया हुआ है 3 बार। सोलेनोइड की मैग्नेटिक फील्ड। स्टेप 2, अब बताइए फ्लक्स किससे? सेकेंडरी से, एन बी ए। बताइए एन N2, बी B1, एरिया A2, A2 A1 सब ए ही है, तो phi 2 कितना आ जाएगा बताइए? N2 B1 म्यू नॉट N1 बटे L I1 इंटू ए। स्टेप नंबर 3, M phi 2 बटे I1 को उड़ा दीजिए, तो आंसर आ जाएगा म्यू नॉट N1 N2 ए बटे एल। आंसर। इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, याद भी कर लेना चाहिए। ये इस पे प्रश्न दे रखा है, सोलिनॉइड सिस्टम म्यू नॉट N1 N2 ए बटे एल। भूल जाएं, परीक्षा में 1 मिनट में किया जा सकता है, इसलिए डेरिवेशन करवाते हैं। यार कभी फॉर्मूला ऊपर नीचे आपको याद नहीं आ रहा है, आप निकाल सकते हैं। 4 बार करेंगे इसको, तो आप 1 मिनट के अंदर अंदर सोच पाएंगे कि हाँ सर एम ऐसे आ गया। सोचिए, ये तो क्या है? जब एयर है, अगर मीडियम भर दोगे तो म्यू नॉट के साथ म्यू आर आ जाएगा सभी में, याद रखना। देख लो तसल्ली से, घर जाके करो, टारगेट बनाओगे, कॉपी पढ़ोगे तो मन लगेगा। इधर उधर सोचते रहोगे, टाइम पास करते रहोगे तो दिन निकलते जाएंगे। और फोकस करोगे, नहीं यार आज जो पढ़ाया है इसकी कॉपी पढ़नी है, इनके डेरिवेशंस को रफ कॉपी में फिर से करना है। सब्जेक्ट को एंजॉय करो, सिलेक्शन रैंक ये सोचते रहोगे नहीं हो पाएगा। सब्जेक्ट को एंजॉय करो, क्या सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ये सब्जेक्ट अपन को अच्छे से आना चाहिए, ये टॉपिक आना चाहिए, इस टॉपिक के सवाल बनने चाहिए, मेरे पास सारे फॉर्मूले लिखे हुए हों, वो मुझे याद हैं। उससे बात आगे बढ़ती है, और मेहनत करोगे तो आगे तो बढ़ना ही है। चलिए एम आ गया। अब इसी में एक चीज और आती है, इनके एल भी निकालते हैं, जरा बोर्ड पे देखना। इसका एल बताइए, सोलेनोइड का एल, पन्ना पलट के आप देख सकते हैं। सोलेनोइड का एल याद करिए, म्यू नॉट एन स्क्वायर बटे एल इंटू ए। 5-6 सवाल कराए थे इस पे, नंबर ऑफ टर्न्स डबल, लंबाई डबल, एरिया याद है, याद होना चाहिए। पहले कॉइल का एन नहीं N1, एल एल है, ए ही है। इसका एल बताइए, म्यू नॉट N2 स्क्वायर बटे एल इंटू ए। देख लो, बोलो सही कर रहे हैं क्या? वहीं कॉइल के आसपास लिख लो जैसे मैंने लिखा है, सेल्फ इंडक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, दोनों को आसपास लिख लो। ये मैंने लास्ट लेक्चर में डिराइव भी किया था, इस पे सवाल कराए थे 3-4, याद हो। नंबर ऑफ टर्न्स को दुगना, एरिया दुगना, लंबाई दुगनी, फेमस सवाल थे। अब इन दोनों L1 L2 को मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई बोथ L1 L2, मल्टीप्लाई कर दो एक बार। L1 L2 नीचे करना, सबसे नीचे मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा? म्यू नॉट म्यू नॉट म्यू नॉट स्क्वायर N1 स्क्वायर
N2 स्क्वायर ए स्क्वायर बटे एल स्क्वायर। स्क्वायर रूट ले लो, स्क्वायर रूट ले लो, रूट L1 L2 म्यू नॉट N1 N2 ए बटे एल। ध्यान से देखो बच्चे, ये क्या बन गया, ये क्या बन गया, म्यू नॉट N1 N2 ए बटा एल एम। तो भाइयों ये एक नया फॉर्मूला आ गया, रिलेशन बिटवीन एम एंड एल। इस पे भी प्रश्न है, m बराबर रूट L1 L2। डेरिवेशन कोई नहीं पूछ रहा, समय है इसलिए बता दिया, बाकी तो सीधा याद होना चाहिए। m बराबर रूट L1 L2 क्या है वो बताइए, क्या है ये रिलेशन है, किस किस को जोड़ रहा है, कॉफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस और दो कॉइल के कॉफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन को जोड़ रहा है। m बराबर रूट L1 L2। बोले बराबर आ जाए तसल्ली से, टॉपिक को थोड़ा रिलेट करो, बोलो, जुड़ो उसके साथ। दो सोलेनॉइड हैं, हर सोलेनॉइड का एल डिफाइंड है, और एम किसके लिए डिफाइंड होता है, पेयर के लिए। एम किसी अकेले के लिए डिफाइंड नहीं होता, एम किसके लिए, पेयर के लिए। इस पूरे पेयर के लिए एम डिफाइंड है, जबकि L1 L2 तो दोनों के अलग अलग हैं। इन तीनों के बीच में रिलेशन m बराबर रूट L1 L2, m बराबर रूट L1 L2। पर ये तो क्या है, आइडियल केस है। आइडियल केस क्या था, आपने जितनी मैग्नेटिक फील्ड इससे निकली वो हमने पूरी की पूरी किससे जोड़ दी, सेकेंडरी से। पर ऐसा वास्तविकता में थोड़ी ना होता है भाई, ऐसा थोड़ी ना होता है कि पूरा फ्लक्स जुड़ता है, लॉसेस होते हैं, इसलिए 100% फ्लक्स लिंकेज नहीं होता। इसलिए इन जनरल इसी फॉर्मूले को लिखा जाता है m बराबर k रूट L1 L2, जहां k कहा जाता है कॉफिशिएंट ऑफ कपलिंग, कॉफिशिएंट ऑफ कपलिंग। हाँ, k की वैल्यू 1 हो सकती है आइडियल केस में, जब एक कॉइल को दूसरी कॉइल के साथ ऐसे ओवरलैप कर दे, इसे कहा जाता है आइडियल कपलिंग। इस केस में k की वैल्यू 1, बाकी सभी केस में k लेस देन 1। एक कॉइल ऐसे रखी है, एक कॉइल ऐसे रखी है, किसी एंगल पर है, एक कॉइल इधर है, एक कॉइल इधर है, इन सभी केस में k की वैल्यू 1 से कम आएगी। जीरो भी आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। कैसे आएगी जीरो बताइए, आप दोनों को 90 डिग्री पे रख दो। आशीष सर 90 डिग्री पर क्या होगा, जरा सोचिए। इसने फील्ड पैदा करी, ये फील्ड इससे जुड़ेगी, इसकी फील्ड ऐसी, इसका एरिया वेक्टर ऐसा। ये फॉर्मूला देखिए फ्लक्स का, एन बी ए कॉस थीटा, थीटा 90 होते ही मामला गड़बड़ हो जाएगा, सब कुछ जीरो। तो इसलिए एक शब्द आया था जेई मेन में, म्यूचुअल इंडक्टेंस ओरिएंटेशन पर भी निर्भर करता है। ओरिएंटेशन, नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया, लंबाई, मीडियम, ये तो दिख ही रहा है, पर एक नई चीज जो नहीं दिखाई दे रही वो क्या है, ओरिएंटेशन। क्या आप ओरिएंटेशन शब्द समझ पा रहे हैं? ओरिएंटेशन मतलब है दोनों कॉइल को किस प्रकार रखा गया है, एक के ऊपर एक ओवरलैप है, आइडियल कपलिंग। के लेस देन 1 भी हो सकता है, लेस देन 1 भी हो सकता है, और के की वैल्यू जीरो भी हो सकती है, नो कपलिंग। यहां पर प्लेन्स एक दूसरे के कैसे हैं, परपेंडिकुलर। इसलिए जेई मेन में एक बार क्वेश्चन आया और उन्होंने लिखा एम डिपेंड्स ऑन रिलेटिव ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल्स। हाँ, बाकी बातें तो सब है ही, मीडियम, नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया, लेंथ, वो तो सब है, वो तो फॉर्मूले से ही दिखाई दे रहा है, ये इंपॉर्टेंट है।
लिख लें, कोई डाउट आ रहा हो आप मेरे से पूछ लीजिए, फिर मैं इससे आगे बढ़ता हूँ। कहानी बोलिए। फील्ड प्राइमरी पैदा कर रहा है, जो कहानी बोल के जाएगा उसके लिए टॉपिक आधा घंटे में रिवाइज कर सकता है। फील्ड प्राइमरी पैदा कर रहा है, फ्लक्स किससे जोड़ रहा है, सेकेंडरी से। बस इतनी सी बात है, उस बात को समझिए। बढ़ो आगे। के का नाम लिख दिया था, के का कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। कपलिंग मतलब दोनों कॉइल को किस तरह से कपल किया जा रहा है, एक के ऊपर एक लपेट देंगे। आगे जाके ट्रांसफॉर्मर में यही करते हैं, ट्रांसफॉर्मर इसी प्रिंसिपल पे आधारित है, प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, कल पढ़ाऊंगा ट्रांसफॉर्मर, इसी प्रिंसिपल पे आधारित है। जो अपने घरों के बाहर, गलियों के बाहर जो आप ट्रांसफॉर्मर देखते हो, जो वोल्टेज को अप एंड डाउन करता है, स्टेप अप स्टेप डाउन, सवाल आता है, पिछले 2 साल से लगातार क्वेश्चन आ रहा है ट्रांसफॉर्मर पर, म्यूचुअल इंडक्शन के ही प्रिंसिपल पे आधारित है। कल पढ़ाऊंगा ट्रांसफॉर्मर। करूं, नेक्स्ट कर दूं क्या भाई? अगला, बस एम निकालना सिखा रहा हूं आपको। अब एक बड़ी स्क्वायर कॉइल और एक छोटी स्क्वायर। आंसर बगे करे निकाल सकते हैं, वही तरीका, छोटे का स्क्वायर बटा बड़ा। वहां रेडियस थी, यहाँ साइड है, तो आंसर तो ले आइए, एल स्क्वायर बाय एल। पेपर में पूछा जा चुका है, आंसर तो आ गया। अब डिराइव करके कॉन्फिडेंस भी बढ़ा लीजिए कि भाई कैसे निकलेगा। स्टेप बोलोगे कभी नहीं भागोगे, सब्जेक्ट को एंजॉय करोगे कि करंट फ्लो कर रहा है प्राइमरी में, वो क्या पैदा करेगा, मैग्नेटिक फील्ड। वो मैग्नेटिक लाइंस अंदर वाले स्क्वायर से जुड़ेंगी, फाई बराबर एन बी ए कॉस थीटा। अब आपको क्या याद होनी चाहिए, स्क्वायर कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड बायो सवर्ट लॉ में बताया था, और कहा था बच्चे स्क्वायर का याद करना ईएमआई तक काम में लूंगा। याद करो, 2√2 म्यू नॉट आई बटे पाई एल। बायो सवर्ट लॉ में सवाल कराया था, स्क्वायर, ट्राइंगल, हेक्सागन, कॉपी हो तो चेक कर लीजिए। 2√2 म्यू नॉट आई अपॉन पाई एल, देख लो, 3 सवाल कराए थे वहां। क्लियर है? यहां लिख लेना, बायो सवर्ट लॉ में पढ़ा हुआ है, इसके बिना क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, ये याद होना ही चाहिए। इसलिए मैंने वहां स्क्वायर के सवाल में आपको इंपॉर्टेंट लगाया था कि बच्चे स्क्वायर का याद करना, मैग्नेटिक मोमेंट में भी काम में लिया था ये। 2√2 म्यू नॉट आई बाई पाई एल, B1। स्टेप 2, फ्लक्स निकालिए। आइए फिर से सुन लीजिए, फिर से सुन लीजिए, फ्लक्स चाहिए सेकेंडरी का, 5वीं बार आ रहा है, पकड़िए, फ्लक्स सेकेंडरी, नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी, एरिया सेकेंडरी, पर फील्ड प्राइमरी का, फील्ड प्राइमरी का। पाई 2, नंबर ऑफ टर्न्स कुछ नहीं दे रखे, 1 मान लीजिए। B1 2√2 म्यू नॉट I1 बटे पाई एल, एरिया
पाई आर स्क्वायर नहीं होगा, स्क्वायर है, साइड का स्क्वायर, एल स्क्वायर। 2√2 म्यू नॉट I1 बटे पाई एल इंटू एल स्क्वायर। स्टेप 3, पाई 2 बटे I1, I1 हटा दीजिए, 2√2 म्यू नॉट एल स्क्वायर बटे पाई एल। डिपेंडेंसी भी देख सकते हैं, छोटे का स्क्वायर बटा बड़ा। ये वाली बात भी यहाँ जरूर आनी चाहिए, एल बहुत बड़ा है एल से। तो यहाँ भी वही रीजन है। क्या रीजन है? वो स्क्वायर के कहाँ था? सेंटर पर फील्ड। बोलो। ये लिख लेना, एल बड़ा है एल से। ऑनलाइन वाले बच्चों देख लो भाई, डाउट हो तो पूछ लो। छोटे का स्क्वायर अपॉन बड़ा, छोटा एल स्क्वायर अपॉन कैपिटल एल। अब देखो बहुत चीजें कितनी आसान है। 40 मिनट में डिराइव के साथ सारे डेरिवेशन आपने नोट्स भी बना लिए, समझ भी लिया, 40 मिनट में टॉपिक ही हो गया। इसको रिवाइज करने में 15 मिनट ज्यादा कैसे लग सकते हैं, आप समझो। ये तो आपने सब डिराइव किया, नोट्स भी बना लिया, सुन भी लिया, समझ भी लिया, तब 40 मिनट लगे। कहीं भागने की जरूरत ही नहीं है, सिलेबस कहाँ दौड़ाना जरूरत है। बिल्कुल बहुत तरीके से सिलेबस होता है, एक एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं, सब डेरिवेशन कर रहे हैं, कहीं भागने की जरूरत ही नहीं। पढ़िए घर पर, बहुत सब्जेक्ट आसान है। अब इसको 15 मिनट से ज्यादा समय लग ही नहीं सकता ना भाई। सीधे अब इस पे क्या करने हैं, न्यूमेरिकल करने। 40 मिनट में तो आपने आर पार सब पढ़ लिया, डेफिनेशन लिख ली, डेरिवेशन कर लिए, डायग्राम बना लिए, समझ लिया, क्वेश्चन कर लिए, सब हो गया। थोड़ा सा इसको और पढ़िए, और पढ़ोगे अलग एक्सीलेंट बन जाओगे टॉपिक में, मजा आएगा सवाल करने। चले बढ़े आगे। चलो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, 4-5 और, फिर ट्रांसफॉर्म लिखना है क्या, लिख लो। सोच तो लेता हूं मैं सारा आपके कहने के अनुसार, पर कहीं ना कहीं मामला गड़बड़ हो जाता है। आप समझाते हो, समझ में भी सारा आ जाता है, प्यार से आप पुचकारते हो, वो भी समझ में आ जाता है, और साला घर जाके कहीं बस हल्के से कहीं कुछ तो मतलब टोटका है, घर जाके होता ही नहीं काम, आलस आ जाता है। क्लास में तो ऐसा लगता है यार ये तो मतलब बायो से आसान लग रहा है, बायो में तो फिर याद करने पड़ता है। चलिए पहला क्वेश्चन, अब शांत हो जाएं, 4-5 क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट, फिर ट्रांसफॉर्मर शुरू करेंगे। आज हमारा ये सेक्शन पूरा हो जाएगा, फिर अब हमारा केवल इसमें एक ही सेक्शन बचेगा, मोशनल ईएमएफ, जिसमें रॉड मूव करती है, याद हो आपको, BLV, रॉड घूमती है, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, वो हिस्सा बचेगा, वो हिस्सा बचेगा और EMI अपना पूरा हो जाएगा। A solenoid has 2000 tons, N1 दे रखा है 2000, bound over a length 0.3, the area of cross section is इतना,
1.2 into 10 की पावर माइनस 3. Around its central section, a coil of 300 tons is closely wound. तो ये दूसरी सोलेनोइड आ गई 300 टन की. ऐसा है, ये पहली कॉइल और इसके सेंट्रल पे ये दूसरी कॉइल बांध दी गई है. ये देख लीजिए, आपसे कहा गया है if initial current 2 ampere is reversed in 0.25 then find EMF. तो EMF E बराबर होता है माइनस एम डी आई बाई डी टी. हाथ अटकेगा पहले M पर, तो पहले M निकालना पड़ेगा. इसलिए मैंने आपको कहा था वो सोलेनोइड वाला M याद होना चाहिए, म्यू नॉट N1 N2 A बटे L. इसलिए मैंने वहां बॉक्स में आपको कहा था सोलेनोइड का M बेटे काम का है. ये सीधा मुख जबानी याद होगा तभी प्रश्न हो पाएगा. और सवाल की लैंग्वेज काम की है, लैंग्वेज पढ़िए, खेल लैंग्वेज का है. निकालो तो M कितना आ रहा है बताओ तो. 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 7. N1 2000, N2 300, एरिया 1.2 10 की माइनस 3, लंबाई 0.3. पाई के टर्म में बता दो, सॉल्व कर लो. कट ही रहा है 3 से, तो 3 कट ही जाएगा. इस सवाल में M निकालना जरूरी है. M ही इस सवाल के लिए खास इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन इसलिए कराया ताकि जब आप रिवीजन करें तो आपका M पर ध्यान जाए कि यार बगैर M करे याद ये सवाल अटेम्प्ट नहीं होगा. कितना रहा निकाला गया. ये पॉइंट से तो पॉइंट कट ही गया और 3 से ये 100 कट गया. तो M 12 दूना 24, 24 इंटू 4 96 पाए. ठीक है, पावर देख लो 1 2 3 4 5 प्लस की और -10 -5. देखो तो भाइयों 96 पाए, देखो तो 96 पाए इंटू 10 की पावर -5. ये तो M आया है पर पूछा E है. अभी मजे आएंगे. E M रख दिया. अब DI बताइए, DI. DI 2 नहीं है 4 है. DI 2 नहीं है 4 है. ये समझिए, इनिशियल करंट इज रिवर्स. इस बात को देखो, पहले करंट जा रही थी 2, रिवर्स हो गई 2. देन व्हाट इज DI? फाइनल माइनस इनिशियल. तो पीछे की करंट को 2 मान लिया प्लस, आगे -2 +4. आप -4 भी लिख सकते हो, कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि हमें तो सिर्फ EMF का मैग्नीट्यूड पूछा गया है. पर ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ DI 2 नहीं 4 होगा, डिवाइडेड बाय 0.2. सवाल बढ़िया है, काम का है. DI के बारे में विशेष चर्चा करिए, उसको अंडरलाइन कर लीजिए लाल पेन से. इफ इनिशियल करंट ऑफ 2 एम्पियर इज रिवर्स. ये रिवर्स वाला ही शब्द काम का है. पहले 2 बाद में 2, तो 0 नहीं 4 आएगा. ये बिल्कुल वही बात हो गई. एक बॉल को mv मोमेंटम से फेंक दीजिए तो टकरा के वापस आती है, तो चेंज इन मोमेंटम 0 नहीं 2mv हो जाता है. वही बात हो गई. 2 एम्पियर नहीं होगा, चेंज इन करंट 4 एम्पियर होगा. डायरेक्शन पलट गई उसकी. तो पॉइंट हटा दीजिए, ऊपर कितना जाएगा 100, 25 का पहाड़ा 4 4 चौक 16. तो 96 इंटू 16 पाई इंटू 10 की पावर -5.
तेज बोल। करंट 4 समझा दूं वापिस, देख अच्छे से। वो कह रहा है पहले करंट थी 2 एम्पियर और वो रिवर्स हो गई। तो मान लो करंट कहीं भी जा रही थी, इच्छा हो जहां पीछे जा रही थी, अब रिवर्स हो गई, ऐसे हो गई। ये इनिशियल करंट I1, ये फाइनल करंट I2। अब मुझे चाहिए DI। व्हाट इज DI? चेंज इन करंट, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल 2, इनिशियल करंट आगे प्लस है तो पीछे माइनस, करंट के साथ डायरेक्शन एसोसिएट होती है, तो ये 2 है तो वो -2, 2 + 2 4, करंट रिवर्स। मतलब इसको सोलेंट माना, इसको या उसको, अंदर वाले को। तो एक क्या हुआ ना उसने कि सेंट्रल सेक्शन पे एक 300 टन को बाउंड कर दिया गया। कुछ नहीं दे रखा, मतलब सिर्फ सोलेनोइड ही है। सर्कुलर कॉइल होती तो उसकी रेडियस देता, कुछ देता। सेम सिस्टम है, मतलब तू सोलेनोइड की बात करता है। कुछ नहीं दे रखा क्योंकि अपने सिलेबस में यही है, 2 सोलेनोइड 2 स्क्वायर। अगर दूसरा सेटअप होता तो कहता कि भाई मैंने कोई कॉइल लपेटी है, कोई दूसरी चीज रखी है। इसका मतलब क्या, आइडियल केस है सोलेनोइड का, किसके साथ? सोलेनोइड के साथ। अगला लिखिए। इंड्यूस वोल्टेज इन सेकेंडरी, जैसे दिख जाए एम, वोल्टेज का एक ही फॉर्मूला है, E बराबर -M DI/dt। 3-4 बार लगाएंगे याद हो जाए। एक एक टर्म को समझो, म्यूचुअल आते ही दिलो दिमाग में प्राइमरी सेकेंडरी का सेटअप आ जाए कि एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी है। करंट वो किस में फ्लो करा रहा है? प्राइमरी में। सर यहाँ क्या करंट बदल रही है क्या? आप अपनी समझदारी से बताइए। ये जो करंट है वो एसी करंट है, साइनसोइडल। तो लगातार करंट की वैल्यू डायरेक्शन क्या हो रही है? चेंज। और सोचिए अगर आई बदलेगा तो पक्का पक्का इंड्यूस ईएमएफ आएगा। यही ट्रांसफॉर्मर बन जाएगा, कल देख लेना आप। -M। अब सवाल बन गया बेसिक मैथ्स का। करंट बताइए, I0 साइन ओमेगा टी। तो -M, I0 बाहर, अंदर साइन ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन बताइए, कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा टी का चेन रूल से ओमेगा। तो E2 आ जाएगा -M I0 ओमेगा कॉस। देखो सही किया है क्या मैंने? कोई ऑप्शन? पहला दूसरा सेम ही है क्या? अच्छा माइनस है, माइनस है भाई। अब ऑप्शन से पता चल रहा है प्लस माइनस दोनों हैं, तो हमें ओरिजिनल फॉर्मूला साइन वाला ही लगाना पड़ेगा। ये मैंने आपको डे 1 भी बताया था कि भैया ऑप्शन पे नजर मार लिया करो। ऑप्शन पे प्लस माइनस दोनों है, इससे आइडिया लग रहा है कि अपन को साइन के साथ ही काम करना पड़ेगा।
बढ़े? हाँ जल्दी लिख फटाफट। दो कंडक्टिंग लूप हैं, रेडियस R1 एंड R2, कंसंट्रिक कंसंट्रिक। अब R1 R2 से रटोगे तो दिक्कत हो जाएगी, सीधा छोटे का स्क्वायर बटे बड़ा, नीट में आया हुआ है, R1 बड़ा है, ये R2। तो हमेशा याद रखिए, नहीं तो परेशान हो जाएंगे यार, R2 स्क्वायर या R1 स्क्वायर। तो याद रखने का तरीका है, छोटे का स्क्वायर बटा बड़ा। छोटा कौन है बताइए? छोटा R1 या R2? R2 छोटा, तो M आ जाएगा R2 स्क्वायर बटे R1। एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल है, अभी रिसेंटली नीट में भी पूछा गया है। क्वेश्चन के फॉर्म में इसलिए करा दिया, क्वेश्चन होता है तो हम अच्छे से फोकस कर पाते हैं। थ्योरी तो ठीक है पढ़ ली, क्वेश्चन का फॉर्म होता है ना तो ज्यादा फोकस कर पाते हैं कि हाँ अब ये बात याद होनी चाहिए। और ऑप्शन भी कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, R2 R1 R1 R2, तो आप R1 R2 रटोगे तो परेशान हो जाओगे, वो बदल देगा R1 R2 को। तो छोटे का स्क्वायर बटा बड़ा करोगे, कभी परेशान नहीं होगे। डेरिवेशन अपन ने कर ही रखा है। हाँ बोलिए। छोटे वाला कॉइल अगर परपेंडिकुलर हो जाए तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, ये इसी प्लेन में होगा तभी होगा, उसने लिखा हुआ है कॉन्सेंट्रिक और सेम प्लेन। देखिए आप, परपेंडिकुलर होती तो थीटा 90 हो जाएगा भाइयों, लिखा हुआ है कॉन्सेंट्रिक और सेम प्लेन। देख क्वेश्चन में ध्यान से, लिखा हुआ है क्वेश्चन में ध्यान से देख, कॉन्सेंट्रिक और सेम प्लेन क्वेश्चन में लिखा हुआ है। हाँ ही नहीं बोल रहा वो, कि हाँ तो बोले कि हाँ से। चलो कोई कोई बात, घबराओ नहीं घबराओ नहीं। छोटे का स्क्वायर बटे बड़ा। चलो चलो, लेंस लॉ के दो तीन प्रश्न वापस से एक बार करा रहा हूं ताकि आप समझ पाए। कुछ नए सवाल हैं क्योंकि ये म्यूचुअल के साथ दिए जाते हैं बुक्स में, दो कॉइल के कारण। डायग्राम बना लीजिए, पहले ये वाला बनाइए। पेपर में जो पीछे वाला हिस्सा है वो डॉटेड आता है या उसमें ग्रे कलर की करंट होती है जैसा एनसीईआरटी में दिया था, ये वाला हिस्सा पीछे होता है डॉट वाला। ये जहाँ एक कट होता है ना, ये हिस्सा पीछे, ये ऐसा होता है, ये ऐसा है, ये ऐसे कर लो। बिल्कुल लॉजिक से करना, मुझे इसमें बताना है डायरेक्शन ऑफ करंट। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई जुगाड़बाजी नहीं, सीधे फिजिक्स पे आइएगा। कोई शॉर्टकट नहीं, ये होगा ये रटा हुआ है, तरीके से करिए। तरीका हमेशा रहता है, जुगाड़ कुछ स्पेशल केस में फेल भी हो जाते हैं। पीछे वाले हिस्से को डॉट कर दीजिए, ये हिस्सा पीछे है। पेपर में ग्रे कलर का होगा, डॉट होगा, करंट की दे रखी होगी, उससे आइडिया लग जाता है। पुराना सवाल है, करना है, देखना नहीं है, बैठ गए बनाकर। क्लॉक एंटी क्लॉक,
क्लॉक, एंटी क्लॉक। चलो अब कोशिश करो कि सबके एक जैसे आए। सही कुछ भी है वो अलग बात है, पर और मेहनत करके एक जैसा आंसर दो। कहाँ कमी हो रही है उसको पकड़ते हैं और समझो कि हम कहाँ गलत बोल रहे हैं। सब एक जैसा दो। अब मुझे नहीं पता कि एंटी है या क्लॉक है, पर मैं ये चाहता हूं कि एक जैसी अप्रोच आए, उसको पकड़ो। चलो सब लोग शांत रहो, कोशिश करो कि सर अगले प्रश्न में बहुत अच्छे से कोशिश करेंगे। ये हिस्सा कहाँ है? पीछे। पीछे करंट कहाँ जा रही है? ऊपर। ये करंट पीछे से ऊपर, आगे से नीचे। इसकी फील्ड इधर, इसकी फील्ड इधर। पहले ये बना लीजिए, कॉइल 1 की फील्ड देख लीजिए। इतना सटीक करिए, इतने प्यार से इतने तरीके से पढ़ रहे हैं, तो हमारा भी यही मन होता है कि हमारे बच्चे सारे एक जैसा समझें, एक जैसी अप्रोच रखें और आगे बढ़ें। कंफ्यूजन का नामो निशान हटाओ कि भाई ये कॉइल ऐसी है। पहले ओरिएंटेशन समझो, ये कॉइल ऐसी है। ये जो करंट दिखाई गई है वो कहाँ दिखाई गई है? पीछे। पीछे से ऊपर, आगे से नीचे, इधर। जहां से लाइन घुसती है वो साउथ पोल, ये नॉर्थ। देख लो, कॉइल 1 पूरा हो गया। यहां कोई पंगे हो तो पूछ लो। कॉइल 1, अगला सवाल आपके सामने आएगा, फिर अटकोगे, फिर अलग अलग आंसर दोगे। अभी तो हाँ 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 मिला रहे हो। यस सर, सर समझ में आ रहा है सर। चलो अब दो तरीके से बताता हूं जो आपको अच्छा लगे। ये दूर जा रहा है। पहले तो 12वीं क्लास वाले मास्टर जो पढ़ाते हैं वो बता देता हूं। ये दूर जा रहा है तो लेंज कहेगा पास बुलाओ। पास बुलाओ मतलब अट्रैक्ट करो। ये साउथ है, ये नॉर्थ बनाएगा। इस वाले बंदे को क्या दिखेगा? नॉर्थ, क्योंकि कॉइल ऐसी है। इस वाले बंदे को क्या दिखेगा? इधर बैठा है ये, इधर इधर। ये ऐसी कॉइल है, उधर साउथ है, इधर नॉर्थ है। इस वाले बंदे को क्या दिखेगा? नॉर्थ। कॉइल ऐसी है ना भाई, ये कॉइल ऐसी है, तो इधर वाले बंदे को एन दिखेगा। आंसर है एंटी क्लॉक। ये तो है सीधा तरीका। अब लेंस के ओरिजिनल नियम से करना चाहते हैं तो वो देखें, क्योंकि ये तो क्या शब्द बना दिए टीचर ने। दूर जा रहा है तो पास बुलाओ। लेंस ने थोड़ी ना कहा होगा यार दूर जा रहा है तो पास बुलाओ, पास आ रहा है तो दूर भगाओ। ये कोई शब्द थोड़ी ना है विज्ञान के। शब्द क्या है वो देखिए। शब्द क्या है? फ्लक्स। ये दूर जा रहा है तो फ्लक्स कम हो रहा है। फ्लक्स कम हो रहा है तो बढ़ाइए। सेम डायरेक्शन में फील्ड, सेम डायरेक्शन में। जैसी ये है वैसी ही ये। दूसरा कलर इंड्यूस। ये देखिए, कारण बताइए कारण। दूर जाने पर फ्लक्स कम हो रहा है, लेंज कहेंगे कम में सेम डायरेक्शन में इंड्यूस करो। जैसा रेड कलर की फील्ड है ऑरेंज भी वैसा ही पैदा करेगा। देख लीजिए, जैसे उसके तीर के निशान है वैसे इसके तीर के निशान है। अब बताइए, यहां से अंदर जा रही है साउथ, यहां से बाहर जा रही है नॉर्थ। नॉर्थ मतलब, नॉर्थ मतलब ये नॉर्थ बनाने का तरीका देखो। नॉर्थ मतलब एंटी क्लॉकवाइज। इतनी क्लैरिटी आनी चाहिए, तब पढ़ने का मजा है। नहीं आ रही, घर पर और 15 मिनट दीजिए कि यार मैं सही शब्द बोल पाऊं, कहीं इधर उधर डाइवर्ट नहीं हो, तब मजा। तभी फिजिक्स पढ़ रहे हैं। सब्जेक्ट की सुंदरता यही है ना भाई। एक्सेप्शन नहीं है ना यहाँ पे। कोई कोई लोन पेयर बड़े नहीं होंगे, कोई रेजोनेंस नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। कोई डी ब्लॉक आ गया, एफ ब्लॉक आ गया, ये ऑर्बिटल भर गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सटीक है ये बिल्कुल, कोई आजू बाजू है ही नहीं इसमें। बढ़ो आगे, अगला खुद करिएगा, ठीक है कोशिश। आंसर बताइए इसका क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। चलिए दूसरा करो, करो तुक्केबाजी नहीं।
अब फालतू बातचीत नहीं, बना के करो। लंच पे इतने सवाल हो गए, कॉपी में देखना, इतने सवाल मॉड्यूल में किताब में नहीं है। सारे लंच के अपन एक जगह इकट्ठे कर रहे। आज 4 दिन बाद इसलिए लेकर आया ताकि और कंफर्म हो जाए। जब चैप्टर खत्म होगा फिर 5 सवाल और लेके आऊंगा लंच के, ताकि ये बात एकदम से दिमाग में सेट हो जाए। डायरेक्शन का ही डर है भाई, डायरेक्शन खेलना सीख जाओगे, चीजें आसान होंगी। जहां बच्चे भागते हैं हमें वहीं अटैक करना है कि नहीं सर यार ये बढ़िया चीज है। चलो क्लॉक एंटी क्लॉक, क्लॉक एंटी क्लॉक। चलो, काफी बच्चों ने एक जैसा आंसर दिया, अच्छी बात है। देखें ये हिस्सा कहाँ है, पीछे। एक एक लॉजिक देखो, पीछे फील्ड इधर, ये देखिए A1 काम चाहिए, बोलता हुआ, रोता हुआ काम नहीं करें। A1 काम, ये फील्ड लाइंस यहां से एंटर हो रही हैं, ये साउथ, ये नॉर्थ। करंट बढ़ा रहा है, करंट बढ़ा रहा है मतलब ये फील्ड बढ़ेगी, फील्ड बढ़ेगी। लेंथ क्या कहेंगे, अपोज करो, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस करो, अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस करो। बताओ इसकी फील्ड लाइन, पेन बदलना, पेन बदलना, उल्टे एरो। क्यों उल्टे एरो, क्यों, क्योंकि अपोज करना है, फील्ड को कम करना है, उल्टे एरो। बताइए यहां से एंटर हो रहा है साउथ, यहां से नॉर्थ, ऑब्जर्वर कहां बैठा है, ये, इसको कौन सा फेस दिखेगा, साउथ। साउथ को बनाने का तरीका, ये ऐसे बनता है साउथ, साउथ ऐसे बनता है, साउथ का मतलब क्लॉकवाइज, आंसर आएगा क्लॉकवाइज। बोलिए क्या क्लियर है, सही आंसर लिखे हुए हैं, घर जाके रफ पन्ने में फिर बनाओ और फिर सोचो। आंसर लिखा हुआ रहता है तो अपन टैली कर लेते हैं कि अच्छा जो अपन सोच रहे हैं बिल्कुल सही है तो ठीक है, गड़बड़ आ रहा है वापस उसको रीथिंक करो। बढ़े आगे, पहले का एंटी क्लॉकवाइज, दूसरे का क्लॉकवाइज। एक ये देखिए, आंसर दे रखा है, चलो कोई बात। ये एनसीईआरटी का एक सॉल्व एग्जांपल है, इसमें कैपेसिटर है, ये पीछे की तरफ, ये पीछे की तरफ एक कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर की प्लेटों पर चार्ज पूछा है, ये वाला मैग्नेट पास आ रहा है, दोनों ही पास लिया हो, एक पास लिया कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम आएगा। ये मैग्नेट पास आ रहा है, पीछे कैपेसिटर लगा हुआ है, देखिए आप, उस कैपेसिटर की प्लेटों पर चार्ज पूछा है, एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल है, तो संभावना है बिल्कुल यही का यही आ जाएगा परीक्षा में, सॉल्व एग्जांपल है, लॉजिक नया नहीं है, लॉजिक वही होगा। अब जरा सोचिए पास आने का मतलब क्या है, पास आने का मतलब फील्ड बढ़ रहा है, तो पहले एक्सटर्नल फील्ड बनाओ, फिर कॉइल की इंड्यूस फील्ड बनाओ, फिर करंट फ्लो कराओ, तरीका नया नहीं आएगा, फिजिक्स वही रहेगी, बस अलग अलग परिस्थितियों के क्वेश्चन कर कर दिमाग मजबूत होता है कि अच्छा यार वो फिजिक्स हमने यहाँ भी लगा ली। ये सब पीछे की तरफ,
एनसीईआरटी खरीद लो जिन्होंने नहीं खरीदी है, बिना एनसीईआरटी नहीं निकल पाओगे, याद रखना। एनसीईआरटी ले जाएगी आर पार, इसलिए बिल्कुल एनसीईआरटी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की शानदार आनी चाहिए। एक एक सवाल, एक एक पॉइंट, वही सिलेबस है, यकीन मानो सिलेबस वही है। बाकी अपन मॉड्यूल किताबें इधर उधर का मटेरियल सिलेबस वो नहीं है, स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी फॉलो करो और पेपर तुम्हारे साथ हैं 20 साल के, तुम्हें पता लग जाएगा। चलो सभी लोग बोर्ड पे देखेंगे जल्दी से। तो भाइयों सबसे पहले तो एक्सटर्नल फील्ड बनाओ। एक्सटर्नल फील्ड कहां से लाओगे? नॉर्थ साउथ दे रखे ना, एक्सटर्नल फील्ड बना लो। बोलो क्या ये बात क्लियर है? पहले बताओ कॉइल का अरेंजमेंट कैसा है? ऐसा। बहुत आराम से देखो, 3 बार सुन लेना, समझ के ही जाना है। और हमारी भी सोच यही है कि समझाना ही है, हम भी जिद्दी हैं कि समझाना ही है भाई, बगैर समझाए नहीं भेजना। मुहिम छेड़ रखी है हमने कि भैया फिजिक्स को आसान करना है बच्चों के लिए। बच्चा घर जाके फिजिक्स पढ़े, तीनों सब्जेक्ट में सबसे पहले फिजिक्स खींचे, तब मजा है पढ़ने में। कि नहीं सर, घर जाके फिजिक्स पढ़ना है यार, इसमें नंबर बढ़ाने हैं यार, वो अप्रोच चाहिए। ये देख कॉइल ऐसी है, समझ। ये लाल पेन वाली फील्ड कौन सी है? ये चुंबक वाली, बोलो हाँ है। इसके पास आने से, जैसे जैसे पोल्स पास आएंगे तो और स्ट्रेंथ बढ़ेगी, मतलब ये फील्ड बढ़ रही है। बताओ क्या ये स्टेप क्लियर? ये फील्ड बढ़ाने का तरीका है। पिछले सवाल में ये देखिए, इसको दूर ले जा रहा था, दूर ले जाना मतलब घटाना, करंट को बढ़ाना मतलब फील्ड को बढ़ाना। ये क्या कर रहा है? ये क्या कर रहा है? मैग्नेट को पास ला रहा है, तो चुंबक के पोल पास पास आएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। बोलो क्लियर है? ये कौन आई? एक्सटर्नल। अब फैराडे को प्रकट कराओ। फैराडे क्या कहेंगे साहब? फील्ड बढ़ रहा है, कम करो। कम कैसा करो? उल्टी डायरेक्शन में। पेन का कलर चेंज होगा, पेन का कलर चेंज होगा। बताओ ये ऑरेंज वाला कौन है? इंड्यूस। ये ऐसा है, इधर यहां से फील्ड जा रही है, यहां से निकल रही है। ये साउथ, ये नॉर्थ, इस बंदे के लिए ये साउथ। बोलो हाँ है। साउथ का मतलब क्लॉकवाइज, साउथ का मतलब क्लॉकवाइज। यहां तक रुक रहा हूं, यहां तक नोट डाउन करो। अभी प्लेट की चार्जिंग पे नहीं पहुंचा हूं, अभी प्लेट की चार्जिंग पे नहीं पहुंचा हूं। लाल पेन वाली ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड, ऑरेंज पेन वाली इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। विपरीत दिशा में क्यों? क्योंकि फील्ड बढ़ रही है, लेंथ घटाएंगे, अपोजिट। यहां से फील्ड एंटर हो रही है प्यारे, साउथ, निकल रही है नॉर्थ। अब थोड़ा सा करंट इलेक्ट्रिसिटी सिखाता हूं, चार्जिंग सिखाता हूं। देखें, ये कैपेसिटर है, ये बैटरी लगाई, कैपेसिटर की चार्जिंग देखें, ये प्लस ये माइनस बैटरी, ये करंट फ्लो करेगी, करंट फ्लो करेगी तो इलेक्ट्रॉन करंट के अपोजिट यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और ऐसे जाएंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा तो ये प्लस, ये गेन करेगा तो माइनस। सर एक बार और बता दो, एक बार और देख लो। ये कैपेसिटर, ये बैटरी, ये की को बंद किया बच्चे, करंट बता कहां से कहां? प्लस से माइनस। बता क्या ये करंट ओके? इलेक्ट्रॉन का फ्लो इससे उल्टा, यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ये प्लेट इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगी, पॉजिटिव। यहां इलेक्ट्रॉन इकट्ठे होंगे, माइनस। क्या बात क्लियर हुई? अब वहां दिमाग लगाओ। ये रहा, ये हिस्सा बताओ कैसा है? क्लॉकवाइज, क्लॉक, क्लॉक। पर यहां से मैं ऑब्जर्वर, ये क्लॉक, ये तो करंट की दिशा है। इलेक्ट्रॉन की दिशा बताओ? इलेक्ट्रॉन की दिशा उल्टी, इलेक्ट्रॉन उल्टी। यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे इस वाली प्लेट से,
इस वाली प्लेट से इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट जाएंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी, लॉस। कौन सा चार्ज, पॉजिटिव। वापस दूसरी बार घर पे फिर सुनिएगा, ये ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर, कॉइल, ये कॉइल, कौन सा फेस, साउथ, साउथ, ये वाला फेस साउथ, साउथ मतलब क्लॉक, क्लॉक, ये क्लॉक, इलेक्ट्रॉन उल्टा, एंटी क्लॉक। ये वाली प्लेट, यहां से इलेक्ट्रॉन निकले, निकले, लूज हुआ, लूज हुआ, मतलब कौन सा चार्ज, पॉजिटिव। ए बिकम्स पॉजिटिव, बी बिकम्स नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन का फ्लो हमेशा करंट के अपोजिट। घर पे सोचिएगा, कल वापस सिखा दूंगा, कोई दिक्कत थोड़ी ना। एक बार घर पे भी प्रयास करिए, सही उत्तर आ गया, अप्रोच आ गई, घर पे 15 मिनट सोचो, नहीं आए कल फिर लगा लेंगे वाला सवाल, एक बार और समझ लेंगे। करंट आ गई, इलेक्ट्रॉन का फ्लो करंट से अपोजिट, एक इलेक्ट्रॉन प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, देन द प्लेट विल एक्वायर पॉजिटिव चार्ज। आंसर ए बिकम्स पॉजिटिव, बी बिकम्स नेगेटिव। एनसीईआरटी अनसॉल्व्ड 6.8। पूरी क्लास ऑर्गेनाइज्ड है, सॉल्व एग्जाम्पल, अनसॉल्व, पुराने, बस घर जाके आपको पढ़ना है, बाकी सारी मेहनत हमने कर रखी है। कोच का ये फायदा होता है कि कोच आपके एफर्ट को मिनिमम कर देता है, कि आपको टेढ़े मेढ़े एफर्ट नहीं लगाने हैं, वो हमने सारे एफर्ट एकदम उनको डायरेक्शन में लगा रखा है, आपको बस इन्हीं को प्रैक्टिस करनी है। ये कोच की भूमिका होती है कि अपने जो प्लेयर्स हैं, अपने जो स्टूडेंट्स हैं, उनके एफर्ट्स को मिनिमाइज करें, कि वो टेढ़े मेढ़े एफर्ट नहीं लगाएं, अपनी एनर्जी को इधर उधर खर्च नहीं करें, एक डायरेक्शन मिल जाए कि अपन को एनसीईआरटी करनी है, सॉल्व एग्जाम्पल करने हैं, पीवाईक्यू करने हैं, क्लास इलस्ट्रेशन, और मॉड्यूल अच्छे से करिए। लैंग्वेज पढ़िए, लैंग्वेज मेन है। एक ही फॉर्मूला है पूरे सेल्फ और म्यूचुअल में, जो सबसे फेमस है, याद हो गया होगा, 7-8 बार लगा दिया, E बराबर -L di/dt, और यही M में भी बनता है, यही L में भी बनता है। ये तो फिर कठिन सवाल आया है इस साल, तो 2023 में तो एनर्जी स्टोर पूछा था भाई ने, हाफ L/2, L भी दिया था, I भी दिया था। पेपर कठिन नहीं आएगा, वही चीजें आएंगी जो पूछी जाती रही हैं, पढ़ी हुई हैं, नोट्स में, मॉड्यूल में, बुक्स में है। सही समय पे चमकना है बस, वो मायने रखता है। आंसर बताइए कितना, 4, तो -L di, 5 से कितनी हो गई, 0, फाइनल माइनस इनिशियल, कितना समय, 0.1, ईएमएफ कितना, 200, तो 200 बराबर माइनस माइनस प्लस L5 0.1, पॉइंट हटाओगे तो ऊपर 10, 50 का 4, कैलकुलेशन सही करना, पता चला 4 का 40 कर दिया, L बराबर 4 हेनरी। क्लियर है। आज का क्या काम है, एनसीईआरटी में जहां इंडक्शन दिया हुआ है, 7-8 पेज के बाद है इंडक्शन, वहां से पढ़ना, सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन, उसके अंदर के सॉल्व एग्जांपल, अंदर के थ्योरी में, हाँ ये पॉइंट बता दिया, ये पॉइंट बता दिया, पूरा पढ़ना। आपको पता चलेगा जितने भी प्रश्न आए हैं उन्हीं 4 पेज से आए हैं, सारे एग्जाम्पल, सारे न्यूमेरिकल। अगला एनसीईआरटी,
पता है। कितना? अरे कोई नहीं बोल रहा, आप पेज पढ़ो। कितना? अरे क्या कोई बोल क्यों नहीं रहा है? क्या तो कंफ्यूज है क्या, सही है कि गलत है? थोड़ा सा। अच्छा, 30 आ रहा है, 60? ये भी नहीं बोल रहा है। लगी हुई है क्या? लग गई? नहीं, फिर 0, 60। इसलिए कहते हैं एनसीईआरटी करनी जरूरी है, किया करो। अरे बोलो। क्या? हाँ? क्या? प्लस का 30 आएगा। ये तो बड़ी समस्या हो गई। चेंज इन फ्लक्स पूछा है। अच्छा, ईएमएफ निकाल दिया 60। अच्छा, ये लगा दें क्या, ई बराबर माइनस एम डी। क्या लगा है, पाई बराबर एम आई। पाई बराबर एम आई, तो चेंज इन प्राइमरी causes the change in flux in secondary। क्या पूछा, खुद देख लो। आप यहाँ टक रहे हो, यहाँ से ये क्यों नहीं बना पा रहे? ये और ये सेम ही तो चीज है। करंट प्राइमरी में चेंज डेल्टा आई, तो सेकेंडरी से जुड़ने फ्लक्स भी तो चेंज होगा। ये क्यों लगा रहे हो, ये तो ईएमएफ है। वो टाइम का कोई उपयोग ही नहीं है। अरे हाँ, वो तो आएगा ही, सेम ही आएगा, इक्वेट करेगा तो भी यही बचेगा, डी फाइव बराबर एम आई यही बचेगा। अलग आ रहा था? नहीं आई बात समझ? भाई ई बराबर माइनस एम डी आई डी टी की जरूरत ही नहीं है, नो यूज। इंड्यूस ईएमएफ तो पूछा ही नहीं है। पूछा ही नहीं। हाँ, इससे ई निकाल, फिर इस ई को माइनस डी फाइव बाई डी टी के बराबर कर। बात तो वही है ना, बात वही तो आएगी, सोच। ई बराबर ये है, और ई बराबर माइनस एम डी आई बाई डी टी, एम से एम कटेगा, माइनस से माइनस, डी टी से डी टी, डी फाइव बराबर एम डी आई तो आएगा।
वो चीज यहीं से तो आई है। क्या आंसर आएगा बताइए? व्हाट इज द चेंज इन फ्लक्स? एम 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 1 पॉइंट आए सबसे पहले। चेंज इन करंट 0 से 20 कितना? 30 वेबर। आज एनसीईआरटी जरूर करना, पढ़ना, डिस्कस कराऊंगा 5-6 दिन बाद जब चैप्टर पूरा होगा। पर अपन चैप्टर के आधे से ज्यादा लेवल पे आ चुके हैं, इसलिए एक बार अभी एनसीईआरटी देख लो। आज अपन को पढ़ना है घर जाके सेल्फ और म्यूचुअल, बस। होमवर्क दे देता हूँ, कुछ होमवर्क कर लेना। मॉड्यूल दे, मॉड्यूल लाए हैं कोई? चलो फिर होमवर्क कल देंगे, आज एनसीईआरटी करना। आज सिर्फ क्या करनी है? एनसीईआरटी। मॉड्यूल है? मॉड्यूल है तो दे दो। मॉड्यूल किसी के पास? लाओ, लिखो। वही लिखना जो करे। लिख सब लेते हो? ध्यान रखा करो थोड़ा। हाँ, ऐसा नहीं सब लिख लो करो नहीं। चलो, पेज नंबर 148। शांत हो जाओ। पेज नंबर 148। पेज नंबर 148। क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, 13, 14, 15, 17 और 18। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 3 के हैं। एक्सरसाइज नंबर 2 के लिखो। एक्सरसाइज नंबर 2 के लिखो। क्वेश्चन नंबर 14, 14, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 19, 20। बस, वो अपने आप करेंगे। चलिए, वेरी गुड। ब्रेक हो गया आपका। कंडक्टर होना चाहिए, तो कंडक्टर में तो अंदर जीरो ही होती है ना वैसे। x बराबर 3 तक इसका एरिया निकाल ले। तो x बराबर 3 तक एरिया क्या देगा? वर्क डन। वर्क डन बराबर क्या होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और वर्क डन आ गया। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकाल सकता है। वेलोसिटी दे रखी है 4, मास दे रखा है। इनिशियल आ जाएगी हाफ एम बी स्क्वायर। क्या पूछी है? फाइनल। तो लिख वर्क डन बराबर डेल्टा के ई। डेल्टा के ई को बोल फाइनल माइनस इनिशियल। ऐसे मत बोल, फाइनल माइनस इनिशियल बोल। के ई फाइनल माइनस के इनिशियल बराबर डब्ल्यू। डब्ल्यू कहाँ से लाएगा? इसका एरिया। फाइनल का पूछा है, काइनेटिक। इनिशियल काइनेटिक कैसे लाएगा? हाफ एम बी स्क्वायर। मास पता है बी।